हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब घर पे अपना ध्यान रख रहे होंगे और सब ठीक होंगे। आज की जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 8 है हमारी। सामाजिक विज्ञान की हमारी वर्कशीट है, भूगोल से रिलेटेड। ठीक है, क्लास हमारी 7th है, डेट है हमारी 19 अक्टूबर। आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है वो क्या है, पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है, देखो अब हमें स्टार्टिंग में ही ना कुछ क्वेश्चन पुट किए हैं। कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? देखो टॉपिक तो हमारा पारितंत्र है। अब जैसे हमें ये बोला गया कि जो कैक्टस पौधा होता है उसकी पत्तियां कांटों के रूप में क्यों होती हैं। जो कैक्टस होता है, कैक्टस अपने आप को ना, जो फूला हुआ इसका तना होता है ये, इसमें ये पानी इकट्ठा कर लेता है, तनों में पानी बटोर कर। और जो शुष्क और रेगिस्तान डेजर्ट में पाया जाता, मरुस्थल में पाया जाने वाला पौधा है ये। शुष्क व रेगिस्तान परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रखता है और कांटों भरा हुआ इसका रूप होता है। ठीक है, जो कैक्टस का पौधा होता है वो क्या होता है, गुद्देदार होता है और इसकी तने और इसकी टहनियों में पानी बचाया जाता है। मतलब कहने का मीन्स है, देखो और पौधों को तो क्या है, मरुस्थल में रेगिस्तान में और पौधे क्यों नहीं उगते, इनकी जो पत्तियां भी होती है छोटी छोटी होती हैं, जो लीव्स होते हैं ना, जो मरुस्थल के पौधे होते हैं उनकी छोटी पत्तियां होती हैं, क्योंकि इसमें ये पानी को सोख लेता है, तो इसलिए रेगिस्तान में जिंदा रह पाता है। और पौधे होते हैं रेगिस्तान में खुद को जीवित नहीं रख पाते। मतलब इसका ये पारिस्थितिक तंत्र है जो रेगिस्तान। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? अब देखो ऊंट है जो अपने आप को 90 दिनों तक मतलब पानी पिए बिना रह सकता है ये। ठीक है, कई दिनों तक लगातार मतलब पानी पिए बगैर ये रह सकता है। और इसके जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं, जो रेत के लिए, मतलब इसका रेत इसका पारिस्थितिक तंत्र है, ये वहाँ पर सुटेबल है। कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती हैं? मेंढक पानी के पास ही क्यों पाए जाते हैं? देखो मेंढक जो होता है वो एक उभयचर है। उभयचर मीन्स जो पानी में भी रह सकता है। उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी और जमीन दोनों जगह पर रह सकता है। देखो जब इसको जो इसके शरीर का तापमान है, तापमान वातावरण के ताप के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। शीतकाल में ठंडक से, जब सर्दी होती है तो ठंडक से बचने के लिए जैसे पोखर होते हैं, जोड़ होते हैं, उनकी निचली सतह में जाकर मिट्टी की लगभग 2 फुट की गहराई खोदकर उसी में पड़ा रहता है, कुछ खाता भी नहीं है। अब जब गर्मी में होती है तो यही प्रक्रिया इसकी गर्मी के दिनों में भी होती है। ग्रीष्म काल की इस निष्क्रिय अवस्था को ग्रीष्म सुप्तावस्था कहते हैं। ये पानी के पास पाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? देखो तटीय क्षेत्रों, वहाँ के लोग उसी पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार ढल जाते हैं। वहाँ पर जैसे फसलें वगैरह कम होती है तो उनके खाने का एकमात्र साधन क्या होता है, मछली है। अब हम सोचते हैं वो मछली खाकर कैसे जिंदा रहते हैं, हम तो नहीं रह पाएंगे। तो देखो यही समझाने की, हमें इन्हीं क्वेश्चन का समझाने की कोशिश की गई है हमारे वर्कशीट में आज। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे इस कमल का पौधा, इसकी पत्तियां चपटी क्यों हैं? ठीक है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास, हमारे आसपास जो पर्यावरण, हमारे आसपास, हमारा और हमारे आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध क्या है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। परितंत्र का निर्माण करता है। एक परितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जैवीय हों या अजैवीय। जैसे लास्ट जो एसएसटी की वर्कशीट की थी उसमें जैविक और अजैविक तुमने पढ़ा था। जैवीय और अजैवीय मतलब जैवीय में जीवित थे और अजीवीय में क्या थे, जो निर्जीव वस्तुएं आती थी। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं।
वह स्थितियां निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार के जीव कहाँ रहने के लिए सक्षम होंगे। तो यही तो है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहता है, ऊँट रेगिस्तान में क्यों रहता है, मेंढक पानी के पास क्यों रहता है। तो यही बात आई ना, मतलब वहाँ की स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार के जीव वहाँ पर रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वहीं पनप सकते हैं जहाँ उनकी जरूरतें पूरी हों। तो मेंढक की जरूरत पानी के पास पूरी होती है तो पानी के पास पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान, बाग जैसे पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। जैसे देखो, वन होते हैं जो खास स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत, झील, नदी, महासागर, ये क्या है, ये तो प्राकृतिक पारितंत्र है। और मानव ने कृत्रिम जैसे मछली घर बनाए हैं, बागान बनाए हैं, बाग पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र की रचना की। ये क्या कौन से हैं, ये कृत्रिम पारितंत्र हैं। एक ताल का पारितंत्र, एक तालाब का पारितंत्र दिखाया गया है। देखो, अब कहीं हम कि जो डक होती है, जो बत्तख होती है, वो पानी में ही क्यों पाई जाती है, जो कमल के फूल हैं वो पानी में ही क्यों उगते हैं। ठीक है। पारितंत्र वह तंत्र, पारितंत्र अब होता क्या है, पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं आपस में। देखो, क्या क्या समझ आया, पारितंत्र क्या होता है कि जहाँ हम रहते हैं हमारे चारों ओर का वातावरण और हमारे बीच अनुकूलन संबंध हो, मतलब अनुकूल संबंध हो, पारस्परिक संबंध। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो पारितंत्र कहलाता है। अब देखो, यही क्वेश्चन है, पारितंत्र कैसे बनता है। अब हम यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे। इनमें से कौन पारितंत्र क्या है या पारितंत्र कैसे बनता, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। अब देखो, मरुस्थल क्या है, ये भी प्राकृतिक है। वन क्या है, ये भी प्राकृतिक है। समुद्र क्या है, प्राकृतिक है। तो पार्क क्या है, अभी आया था ना, पार्क जैसे कृत्रिम पारितंत्र, तो पार्क क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। दिए हुए संकेतों की सहायता से पारितंत्र को पहचानिए। मछली, पानी, कमल का फूल, इसका पारितंत्र, ये किसके पारितंत्र हैं, इनका पारितंत्र, जैसे एक ताल का पारितंत्र दिखाया गया था। मछली, पानी, कमल का फूल किसके हैं, तालाब के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तालाब। क्या आएगा इसमें, तालाब। दूसरा देखो, रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा कहाँ उगता है, कैक्टस का पौधा मरुस्थल में। तो इसका पारितंत्र, ये किस के भाग हैं, मरुस्थल, मरुस्थल। ओके। थर्ड देखो, घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, ये वन। घने पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, जंगली जानवर कहाँ पाए जाते हैं, वन। अब आगे देखो, शंकुधारी वृक्ष, पेड़, बर्फ। शंकुधारी वृक्ष, पेड़, भेड़ है, भेड़ और बर्फ कहाँ पर, पर्वत पर। तो इसका क्या आएगा, पर्वत। थर्ड का क्या था, वन। सेकंड का क्या था, मरुस्थल। तो फर्स्ट तालाब, फर्स्ट क्या था, तालाब, फर्स्ट था हमारा तालाब। तो ये हमने मतलब तालाब में देखो, आप रह सकते हो जिंदा कि हमेशा ही आपको तालाब में, लेकिन मछली रहती है तो मछली मतलब उसका पारिस्थितिक तंत्र है, पारितंत्र है। रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा, हम तो रेत में नहीं इतने दिन रह सकते, मतलब ऐसे रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा है जो। अच्छा, आपको मरुस्थल में आम के पेड़ क्यों नहीं लगते हैं, तो वहाँ का मतलब उस उन स्थितियों के अनुकूल कौन सा पौधा होता है, वहाँ पर कैक्टस। तो ये है हमारा मतलब जहाँ पर हम अनुकूल, जो परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल हो वो हमारा परितंत्र होता है। समझा परितंत्र क्या होता है। ये आपको कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार करने के लिए कैब की तरफ से संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ये थी आज की जो हमारी वर्कशीट थी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।